नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में संलग्न होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने एक नया अध्याय शुरू किया था जो था भारत का भौतिक स्वरूप कह दूं या फिर मैं भारत का भौतिक विभाजन कह दूं या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कह दूं, एक ही बात है। जिसमें हमने जाना कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारा भारत भौतिक रूप से विभाजित है, प्रकृति ने जिस रूप में से बांट रखा है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे क्या है, कहीं पे मरुस्थल है। तो उन सभी के बारे में हम इस कक्षा में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जानने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लासें होने वाली है ये कक्षा, और आने वाली जितनी भी कक्षा होंगी सारी की सारी बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। जो भी बातें आपको बताई जाए, पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा। जो भी बातें आपको मैं बताऊं, फैक्ट वाली बातें होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें होंगी उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो करते हैं कक्षा को शुरू बिना किसी देरी के। तो पिछली कक्षा में हमने भारत का जो भौतिक विभाजन था उसके बारे में जाना कि भारत मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है। तो अब सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन उत्तर के पर्वत की। पहला टॉपिक अपना यही था। जी सर, यही था, उत्तर के पर्वत। अब मैंने यहाँ पे उत्तर के पर्वत क्यों कहा, मैं इनको ये भी कह सकता हूँ ना हिमालय पर्वत, पर मैंने इसको हिमालय पर्वत ना कह के मैंने क्या कहा, उत्तर के पर्वत। और क्यों कहा इसका कारण भी अभी अपन जानने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात करता हूं मैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर बताओ पर्वत कितने प्रतिशत है, कई बार क्या है ये आंकड़ा पूछ लेता है। ठीक है, पर्वत कितने प्रतिशत है, या फिर पूछ ले आपसे भारत में पहाड़ियों का रेशो कितना है, पहाड़ियां कितने परसेंट पाई जाती है, या आपसे पूछ ले पठार कितने परसेंट है, या आपसे पूछ ले मैदान कितने प्रतिशत भाग पे फैले हुए हैं। तो इनकी बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पर्वत है वो फैला हुआ है 10.6% एरिया पे अपना पर्वत फैला हुआ है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो 18.5% क्षेत्र पे क्या फैली हुई है, पहाड़ियां फैली हुई है। 27.7% हिस्से पे क्या फैली हुई है, तो ये हमारे प्लेट्यू फैले हुए हैं, पठार फैला हुआ है। ठीक है, वहीं अगर मैं मैदानों की बात करूं तो 43.2% भाग में क्या फैला हुआ है, मैदान फैला हुआ है। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भारत का जो भौतिक स्वरूप में उसमें कौन से स्थलाकृति सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा सर, मैदान। ठीक है, कौन सी स्थलाकृति सबसे ज्यादा पाई जाती है सर्वाधिक, तो मैदान सर्वाधिक पाए जाते हैं। लिखूं मैं यहाँ पे, सर्वाधिक कौन सी स्थलाकृति पाई जा रही है, मैदान सर्वाधिक पाए जा रहे हैं। ठीक है, पर्वत है 10.6, पहाड़ियां है 18.5, पठार है 27.7, मैदान है 43%। ठीक है, ये ध्यान अपने को रखना है। अब अपन बात करते हैं उत्तर के पर्वत। अब मैंने यहाँ पे उत्तर के पर्वत क्यों लिखा, हिमालय पर्वत भी तो लिख सकता था। हालांकि जब अपन कक्षा 9th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें अपने को उत्तरी पर्वतमाला के नाम से ये टॉपिक दे रखा है, क्योंकि उसके अंदर जिस पर्वत की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, उसका जिक्र वहां पे कतई नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है, क्योंकि उसका लेवल कम है। देखो उत्तर का जो पर्वत है ना, इसको अपन दो प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं, दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो भाग आता है ट्रांस हिमालय का। किसका आता है, ट्रांस हिमालय का, ये लो जी। और दूसरा आता है हमारे हिमालय। अब आप कहोगे कि सर ये दोनों एक ही है क्या, भाई दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई ट्रांस हिमालय हिमालय क्या ये एक ही है। तो मैं आपको बता दूं दोनों हिमालय, दोनों जो पर्वत हैं बिल्कुल अलग अलग है। इसका जन्म स्थल दूसरा है तो इसका दूसरा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मैं अपनी वाली लैंग्वेज में कहूँ, इजी भाषा में कहूँ, तो इन दोनों के पिता क्या है, अलग अलग है। ट्रांस हिमालय का पिता दूसरा है और इसका पिता दूसरा है। अब देखना इनके पिता है कौन, वाकई में अपन देख तो ले कौन कौन है। देखो पिछली कक्षा अगर अपन आपने अटेंड की है तो हिमालय का तो आपको पता है, हिमालय का पिता कौन है, भाई हिमालय का जन्म कहाँ से हुआ ये तो आपको पता होगा, पिछली कक्षा अटेंड की है तो। और उसका मैंने कारण भी बताया था पूरा। अगर नहीं देखी है वो क्लास तो जाइए पहले वो क्लास देख के आइए। ठीक है, बाकी इस कक्षा में भी अपन जिक्र करेंगे उस चीज का। देखो ये अपने भारत का क्या है, एक रफ मैप है। क्या है, एक रफ मैप है।
ठीक है, ये भारत का मैंने क्या बनाया, एक मैप बना दिया। आगे देखिए, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं ना, हालांकि अपने को ऊपर वाले की आवश्यकता पड़ेगी, नीचे वाले की तो आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, ये जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे जब आप देखोगे 9th की अगर आपके पास ज्योग्राफी की बुक है तो उसमें देखना, यहाँ पे आपको एक पठार देखने को मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, एक आपको पठार देखने को मिलता है। इस पठार का नाम है पामीर का पठार। क्या नाम है इसका, पामीर का पठार इसका नाम है। तो सर नाम है तो क्या करें, तो सुनिएगा, काम की बात ये है, ये जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है वो किसका भाग है, पामीर के पठार का, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो पामीर का पठार है, इसकी बहुत सारी श्रृंखलाएं गई जा रही है। जैसे इधर अपने अफगानिस्तान में आती है एक श्रृंखला, पाकिस्तान में भी आ रही है, चाइना में भी आती है इसकी श्रृंखलाएं, भारत में तो आ ही रही है। ठीक है, तो ये जो पामीर का पठार है, इसकी बहुत सारी श्रृंखलाएं जो कि अलग अलग देशों में फैली हुई है। ठीक है, उसी में से एक श्रृंखला अपने भारत के अंदर भी आती है, जिसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लूं कि ट्रांस हिमालय किसका भाग है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, सर जो ट्रांस हिमालय है वो पामीर के पठार का भाग है। किसका भाग है, पामीर के पठार का। तो यहां पे मैं लिखूं कि ट्रांस हिमालय का पिता कौन है, तो आपने कहा पामीर का पठार। कौन है, पामीर का पठार। ठीक है, इसे पामीर नोट या पामीर की गांठ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। पामीर का पठार है। अब पामीर का जो पठार है उसकी होती है कितनी संतानें, मुख्य रूप से 3 संतानें, सॉरी 4 संतानें होती है। पामीर के पठार के कितने बेटे हो गए भाई साहब, 4 बेटे हो गए। पहला बेटा इसका पाकिस्तान में है, जिसका नाम है सुलेमान। क्या नाम है, सुलेमान। ठीक है, दूसरा बेटा अफगानिस्तान में है, जिसका नाम है हिंदू कुश। और चौथा बेटा चीन में है, तीसरा बेटा चीन में है, जिसका नाम है कुनलुन। क्या नाम है, कुनलुन। और जो भारत में है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, पामीर के पठार के कितने बेटे, सर 4 बेटे हैं। पहला है सुलेमान, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े, सुलेमान। दूसरा बेटा है हिंदू कुश, कौन सा है, हिंदू कुश। और चौथा बेटा, सॉरी तीसरा बेटा है इसका कुनलुन। क्या नाम है, कुनलुन। और जो आखिरी बेटा है वो है ट्रांस हिमालय। कौन है, ट्रांस हिमालय। इतनी बात समझ में आई, जी सर समझ में आ गई। पामीर का पठार, ठीक है, ये दादा है। इसके 4 बेटे हैं, कौन कौन, सुलेमान, हिंदुकुश, कुनलुन और ट्रांस हिमालय। अब ये जो सुलेमान, हिंदुकुश, कुनलुन है, ये तीनों चले गए विदेश में कमाने। कहाँ चले गए, विदेश में कमाने। अब ये सुलेमान तो कौन से देश में कमाने गया, सर ये पाकिस्तान में कमाने चला गया। हिंदुकुश कहाँ चला गया कमाने, ये अफगानिस्तान में चला गया कमाने। और कुल्लून चला जाता है चाइना में कमाने के लिए। ये जो ट्रांस हिमालय है, ये क्या निठल्ला है, ये अपने पिता की सेवा के लिए कहाँ रुक जाता है, अपने देश में ही रुक जाता है, भारत में ही रुक जाता है। ठीक है, अब अपन इनकी बातें नहीं करेंगे, वहां पे इन्होंने शादी की नहीं की उसकी बात अपन नहीं करेंगे। अपन किसको पढ़ेंगे, घर पे कौन है, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, इसके भी कितने बेटे होते हैं, तो इसके भी 4 बेटे होते हैं। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा और चौथा बेटा। कितने बेटे हुए इसके, 4 बेटे। अब कौन कौन से 4 बेटे, सबसे जो बड़ा बेटा है उसका नाम है काराकोरम। सबसे बड़ा बेटा क्या नाम है उसका, काराकोरम। दूसरा जो बेटा है उसका नाम है लद्दाख। तीसरा जो बेटा है इसका नाम है जास्कर, जास्कर। और जो चौथा बेटा है उसका नाम है कैलाश। ठीक है, पामीर के पठार के 4 बेटे, सुलेमान, हिंदुकुश, कुल्लून, ट्रांस हिमालय। सुलेमान कहाँ गया, पाकिस्तान में कमाने। हिंदुकुश कहाँ गया, अफगानिस्तान में। कुल्लून गया चीन में कमाने। और ट्रांस हिमालय भारत में अपने घर पे ही है। अब ट्रांस हिमालय के कितने बेटे हो गए, 4 बेटे हो गए। काराकोरम सबसे बड़ा बेटा, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और सबसे छोटा कैलाश। ठीक है, अब कैलाश जो है ये छोटा है, तो ये कहाँ चला जाता है,
ये अपने मामा के चला गया तिब्बत में। कहाँ चला गया अपने मामा के? तिब्बत में। अब घर पे कौन कौन है? एक तो ट्रांस हिमालय है और उसके 3 बेटे हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, अब जो घर पे रहेंगे ना उनको एक बार पढ़ेंगे। और किसी के बारे में एक बार की सपोज करो शादी का कोई कार्ड देने जाएगा, इनविटेशन देने जा रहा है, निमंत्रण देने जा रहा है, तो जो घर पे रहेगा उसी को तो देगा ना। तो अपन भी उसी के बारे में बात करेंगे जो घर पे रहेगा। घर पे कौन कौन है? पामीर के पठार, 4 बेटे थे, 3 विदेशों में है, ये चौथा बेटा है, ये घर पे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कितने बेटे? 4 बेटे हैं, जिसमें से 3 घर पे है, एक मामा जी के चला गया, तो अपन 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो कक्षा होगी उसमें हम ट्रांस हिमालय के बारे में, काराकोरम के बारे में, लद्दाख और जास्कर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर आ गई बात समझ में। अब देखो सुलेमान यहाँ पे है, हिंदू कुश अफगानिस्तान में, कुल्लू चीन में। ठीक है, और भारत में कौन सी? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। भारत में कितनी है सर? 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? सबसे जो उत्तर में है, सबसे जो बड़ी है वो है काराकोरम, देन लद्दाख और जास्कर। इसके समांतर यहाँ पर आती है कैलाश जो कि तिब्बत में है। ठीक है, पहले नंबर की श्रेणी का नाम लिखू यहाँ पे, मैं इनको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये लो जी, मैंने इसको साफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पहली कौन सी है? काराकोरम, दूसरी है हमारी लद्दाख, तीसरी है हमारी जास्कर और लास्ट में है कैलाश। ठीक, अपन किस किस को पढ़ेंगे? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी इसकी बातें हो गई। अब आते हैं अपन हिमालय के ऊपर। ये जो हिमालय है, हिमालय के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। अब उससे पहले अपन जान लेते हैं हिमालय का पिता कौन है। भाई हिमालय का जन्म किससे हुआ है? ट्रांस हिमालय का जन्म देख लिया अपन ने, किससे हुआ है? पामीर के पठार से। तो हिमालय का जन्म देखते हैं, हिमालय का पिता है कौन आखिर में। ठीक है, ये लो जी, इसका पिता भी अपन देख लेते हैं। देखो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग होने के बाद में जो प्रायद्वीपीय भारत है, इन दोनों के बीच में क्या था? टेथिस सागर था। और जो प्रायद्वीपीय भारत है वो आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले गति करता करता किसकी तरफ आता है? अपने अंगारा लैंड की तरफ आता है और यूरेशिया से जाके टकराता है, जिसके कारण उनके मध्य में जो टेथिस सागर था उसके अंदर जो उपस्थित अवसाद थे, उन अवसादों के बीच क्या पड़ा? फोल्ड पड़ा, वलन पड़ा, और उस वलन से किसका निर्माण होता है? हिमालय का। ठीक है, तो टेथिस सागर के अवसादों से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का हुआ। तो इसको मैंने ये कहा था टेथिस भूसन्नति। क्या कहा मैंने? टेथिस भूसन्नति। ये कौन है? तो मैंने आपको ये कहा था कि ये कौन है? ये अपने हिमालय का पिता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय का जन्म स्थल किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? टेथिस भूसन्नति को हिमालय का जन्म स्थल या हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, और वहीं ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? तो वो होता है पामीर के पठार से। ठीक है, अब सुनो, टेथिस सागर इसके एक ही बेटा होता है जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है? इसका एक ही बेटा होता है जिसका नाम हिमालय है। अब इस हिमालय की 3 संतानें होती है। कितनी संतानें? 3 संतानें होती है। सबसे जो बड़ा बेटा होता है इसका नाम है वृहत हिमालय। बड़ा बेटा है तो इसका नाम क्या पड़ा? वृहत हिमालय। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरे नंबर का बेटा था उसका नाम पड़ गया मध्य, या फिर इसे लघु हिमालय कहने लगे। क्या कहा इनको? लघु हिमालय। क्योंकि देखो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, अब इनको पता नहीं था तीसरा भी हो जाएगा। अब जैसे तीसरा हो भाई, इसको तो लघु कह ही दिया भाई, छोटा बड़ा है, पर जैसे तीसरा हुआ अब उसको क्या थोड़ी ना छोटा कहेंगे, तो इसको नाम दे दिया शिवालिक। क्या नाम दे दिया? शिवालिक। बताओ आई कि नहीं बात समझ में इतनी? पामीर के पठार से सुलेमान, हिंदुकुश, कुल्लू, ट्रांस हिमालय, जो कि 4 में से 3 चले गए विदेश में कमाने के लिए। सुलेमान चला जाता है पाकिस्तान में, हिंदुकुश चला जाता है अफगानिस्तान में, कुल्लू चला जाता है चाइना में, और ट्रांस हिमालय बसता है भारत के अंदर, यानी कि घर पे ही रोटी तोड़ रहा है। तो भाई साहब इसके भी कितने बेटे हो गए? 4 बेटे हो गए। काराकोरम सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद में लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश। कैलाश छोटा था तो इसको इसके मामा की भेज दिया, तू जब मामा की घूम ले। ठीक है, तिब्बत में है ये। उसके बाद में टेथिस भूसन्नति आती है, इससे जो बेटा उत्पन्न होता है, जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है हिमालय।
इसके 3 संतानें, वृहत, मध्य या शिवालिक। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में काराकोरम के बारे में, फिर लद्दाख और जास्कर के बारे में आज किस कक्षा में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट अगर आप समझ गए तो एक आध यहां से निकलने वाला प्रश्न तो आप बता दोगे। जैसे हिमालय का जन्म स्थल किसे कहा जाता है, तो हिमालय का जन्म स्थल बताओ। भाई हिमालय का जन्म स्थल यानी कि हिमालय का पापा कौन है, तो पापा जी है इसके तेथिस, भूषणति तेथिस अगर क्या उस्ताद। ठीक है, मैं कहूं कि कुनलुन श्रेणी किसका पार्ट है, आप कहोगे पामीर की पठार का। मैं कहूं काराकोरम किसका भाग है, आप कहोगे ट्रांस हिमालय का। तो ये चीजें इस फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब अपन सभी चीजों को मैप में देखते हैं। उत्तर के पर्वत इसलिए मैंने कहा था, तभी मैंने हिमालय पर्वत नहीं कहा, क्योंकि हिमालय पर्वत में अपन हिमालय पढ़ते, अब उत्तर के पर्वत में अपन ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे और हिमालय दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पहला क्या चलेगा अपना, ट्रांस हिमालय। क्या चलेगा, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस जो हिमालय है इसके अंदर काम की बात सुनना। हाँ, पहले अपन मैप में देखते हैं इसको। ये अपना मैप हो गया, ये लो जी। ठीक, ये भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा हो गया। ट्रांस हिमालय की अभी अपन ने देखी थी कितनी श्रेणियां भारत के अंदर है सर, 3 श्रेणियां। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर इसके समांतर ही अपन तिब्बत में आती है कैलाश। ये पूरा क्या है अपना, ट्रांस हिमालय है। क्या है ये, तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस हिमालय है अपना। यही बात जी सर, यही बात। अब ट्रांस हिमालय के बारे में सुनना काम की बातें। एक तो इसे क्या कहते हैं अन्य नाम से, परा हिमालय। क्या कहते हैं, परा या तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं, तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, परा या तिब्बतियन हिमालय के बारे में के नाम से जानते हैं। ये हिमालय से भी पुराना है, हिमालय से भी पुराना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है, यहां पे बर्फ ज्यादा पड़ती है, बर्फ की क्या है यहाँ पे अधिकता है। अब बर्फ अधिक होगी तो मेरे भाई मेरे को ये बताओ, बर्फ की अधिकता के कारण क्या होगी, यहाँ पे वनस्पति होगी क्या, तो आप कहोगे नहीं होगी। तो बर्फ की अधिकता के कारण क्या है, कारण वनस्पति का अभाव है। वनस्पति का क्या है, अभाव है इसमें। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। बताओ इतनी बातें याद रह जाएगी कि नहीं। अब देखो इसे परा हिमालय क्यों कहते हैं, हिमालय से देखने पे दिखता नहीं है, यानी कि हिमालय के पार का हिमालय क्या कहलाएगा, परा हिमालय कहलाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। और क्या ध्यान रखना है, अब अपने आ जाओ किसके ऊपर, काराकोरम के ऊपर। किसके ऊपर आ जाओ, काराकोरम के ऊपर। अभी कोई इसमें कहानी अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो मैं लिखवा सकता हूँ कि इसकी मुख्य 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं, मैंने लिखा इसकी 4 श्रेणियां हैं। अब 4 श्रेणियों में लिख लो आप। पहली काराकोरम, काराकोरम। सेकंड नंबर आती है लद्दाख, थर्ड नंबर आती है अपना जास्कर, और लास्ट आता है कैलाश। 4 नंबर पे आता है कैलाश जी। बताओ ऐसे पेज देखो, अगर भरवाना है कंटेंट के साथ साथ, अगर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, वो फ्लो चार्ट बता दी, अगर आपने उसको नोट डाउन कर लिया, उसके स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिए तो वो ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पराई हिमालय के नाम से जानते हैं तिब्बतियन। ठीक है, तिब्बतियन नहीं तिब्बतियन, तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। हिमालय से भी पुराना है, बर्फ की अधिकता के कारण वनस्पति का यहाँ पे अभाव है। 4 श्रेणियां मुख्य है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जी सर आ गई। जस्ट ए मिनट, एक घूंट पानी के लिए लें। आगे देखिए, अब इसके बाद में किस पे चलते अपन, पहली जो इसकी श्रेणी है काराकोरम, फर्स्ट नंबर की जो श्रेणी है काराकोरम के ऊपर चलते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। अच्छी चीज क्या बताता हूं, सुनिएगा एक बार।
काराकोरम से पहले अपन जान लेना तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एक बार के लिए अभी अपन ने पूरा देख लिया। ये तो है हमारा ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है ये? सर ये ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, मानना एक बार आपके लिए, एक बार सपोज करो ये है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद में ये है हमारा महान हिमालय। क्या है? महान हिमालय। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन ये आता है हमारा मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। और लास्ट में कौन सा बचता है हमारे? शिवालिक। क्या बचता है? शिवालिक। ठीक, और यहां पे इसके बाद में आता है गंगा का मैदान। क्या आता है? गंगा का मैदान। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब सुनना, इसमें काम की चीज क्या है? काम की चीज मैं आपको बताता हूं। ये ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय। कई बार पूछ लेता है कि बताओ बालकों, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्या पूछा? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम लिखिएगा। देखो, एक तो इसे जाना जाता है सिंधु सांगपो सिवनी क्षेत्र। किस नाम से? सिंधु सांगपो सिवनी क्षेत्र। ठीक है, एक इसे जाना जाता है इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, एक इसे जाना जाता है हिंज लाइन के नाम से। हिंज लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। सिंधु सांगपो सिवनी क्षेत्र, इंडस सांगपो सचर जोन और हिंज लाइन, तीनों इसी के नाम है। ठीक है, कोई सा भी नाम आ सकता है। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ बच्चों, हिंज लाइन कौन से दो हिमालय के मध्य में स्थित है? ये कौन से दो मध्य हिमालय के बीच के भाग को, मध्य के भाग को कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? सिंधु सांगपो सिवनी क्षेत्र, इंडस सांगपो सचर जोन और हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। देन इधर देखो, अब आता है महान हिमालय और मध्य हिमालय। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को क्या कहेंगे? तो इसका जवाब होगा, इसे कहते हैं केंद्रीय, यह लिखूं मैं मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट। क्या लिखूं इसको मैं? मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट। या इस चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बताओ गलत लिखा कि नहीं मैंने? गलत लिखा कि सही लिखा मैंने? बताओ। इसको मैंने हिंदी में था, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। मुख्य का मेन, केंद्रीय का सेंट्रल और थ्रस्ट का थ्रस्ट। तो एक बार एसएससी में ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि बताओ मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो हिमालयों के मध्य स्थित होता है या किन दो मध्य हिमालयों के बीच के भाग को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट आ जाए, मेन एग्जाम में आ रहा है तो आपको मैं बताया कौन मान तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, दोनों ध्यान रखना। अब आता है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का जो ये भाग है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका ध्यान रखना, इसे कहते हैं मुख्य सीमा थ्रस्ट। क्या कहते हैं इसे? मुख्य सीमा थ्रस्ट। ये इसी बात को मैं लिख दूं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट। बताओ वही बात है ना, हिंदी का इंग्लिश में चिपकाना है। अब सुनो काम की बात। काम की बात ये है कि शिवालिक और जो गंगा का मैदान है, इसको अलग करने वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शिवालिक अग्रभ्रंश। क्या कहा जाता है? शिवालिक अग्रभ्रंश। अग्रभ्रंश, भ्रंश। ठीक है, या तो ये कहा जाएगा या फिर कई बार क्या होता है, शिवालिक की जगह दे देता है हिमालय। क्या दे देता है? हिमालय। ठीक है, हिमालय अग्रभ्रंश या शिवालिक अग्रभ्रंश। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाला क्षेत्र सिंधु सांगपो सिवनी क्षेत्र, इंडस सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन।
महान हिमालय, मध्य हिमालय मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। महान मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में आता है कौन, मुख्य सीमा थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। शिवालिक और गंगा के मैदान को अलग करने वाला क्षेत्र आता है हिमालय अग्रभ्रंश या शिवालिक अग्रभ्रंश। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, ट्रांस हिमालय के ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि काराकोरम रेंज की बात करते हैं। ठीक है, ये जो बातें थी ये मैंने आपको बता दी कि हाँ ये भी बातें हो सकती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, काराकोरम रेंज की। ठीक है, चलो जी इधर देखो, ये हमारी काराकोरम रेंज है। कौन सी रेंज है, काराकोरम। काराकोरम देखो मैप से सारी चीजें सिखा दूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, मैं हूं जब तक तो टेंशन लेनी नहीं है, और मैं नहीं रहूं उस दिन टेंशन ले लेना। देखो इधर देखो, एक चीज बताओ, या इधर कौन सी दिशा होती है हमेशा, सर नॉर्थ होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत श्रेणी है, वो काराकोरम है। जी सर कह सकते हो, भाई कह सकता हूँ नहीं कह सकता। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपका जवाब रहेगा काराकोरम। इसके बाद तो भारत खत्म हो ही जा रहा है, उसके बाद पामीर का पठार मिलेगा अपने को। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस और नो लिख सकता हूं ना, कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी या उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, काराकोरम। तो पहली लाइन इसमें यही लिख दो, क्या लिखना है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पर्वत श्रेणी या फिर श्रृंखला कौन सी है, काराकोरम है। ठीक है, कई बार क्या होता है इसकी सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक पूछ लेता है, हाईएस्ट क्या पूछ लेता है, इसकी चोटी पूछ लेता है। तो इसकी हाईएस्ट पीक ध्यान रखना, हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम आता है केटू। क्या नाम है, केटू या फिर गोडविन आस्टिन, गोडविन आस्टिन, जिसकी हाइट लगभग 8611 मीटर के समथिंग आती है। ठीक है, एक इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो काराकोरम को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया की रीढ़। और अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसे किशन गिरी के नाम से भी जाना जाता है, किशन गिरी प्राचीन नाम इसका, या फिर कृष्ण गिरी भी देखने को मिल सकता है, कृष्ण गिरी भी देखने को मिल सकता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी। ये जो केटू है ना, केटू, ये वाला केटू गोडविन आस्टिन, इसका एक नाम और है, इसे गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पर्वत है, गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न आए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू है। ठीक है, वर्तमान में ये कहां पे है, पीओके में है। ठीक है, भारत का जब अपन सामान्य परिचय पढ़ रहे थे मैंने बताया था पीओके क्या होता है, पीओके में है। और मैं कहूं कि ये जो भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये बात भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बताओ काराकोरम के बारे में इतनी बातें समझ में आई। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची चोटी केटू गोडविन आस्टिन 8611 इसकी हाइट है, अन्य नाम इसे गौरीनंदा पर्वत के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पीओके में स्थित है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, प्राचीन नाम इसे किशनगिरी या कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इतनी बात ध्यान रख लोगे, उसके बाद में एक चीज आती है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर, ग्लेशियर समझते हो, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं ना, वो पहाड़ पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हिमनद या फिर ग्लेशियर मैं कह दूं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, उन ग्लेशियर के मैं नाम लिखता हूं यहाँ पे, ग्लेशियर। देखो एक तो आता है आपके सियाचिन, कौन सा आता है, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लगभग 76 किलोमीटर क्या है, लंबाई का है। उसके बाद में आता है बियाफो, क्या आता है, बियाफो,
जिसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो वो है 59 किलोमीटर। देन आता है बाल्टोरा। कौन सा आता है? बाल्टोरा, जो कि 58 किलोमीटर समथिंग अराउंड है। और एक आता है तुम्हारे हिस्पर। कौन सा आता है? हिस्पर, जो कि 61 किलोमीटर लंबाई रखता है। ठीक है। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें ध्यान रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। कहाँ पे है ये? तो ध्यान रखिएगा, ये पीओके में है और यहीं पे अपने एक नुब्रा घाटी आती है। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी में स्थित है। ठीक है। पहले ये पीओके में पाकिस्तान वालों के अंडर में था, मगर 1984 में भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है मेघदूत। उसके तहत इसको क्या कर लिया? अपने अंडर में कर लिया। किस में कर लिया? अपने अंडर में इसको कर लिया, अपने अंतर्गत कर लिया। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है अपने को इसके बारे में, काराकोरम रेंज के बारे में। बताओ काराकोरम रेंज समझ में है कि नहीं है? समझ, जी सर समझ में आ गई। तो ट्रांस हिमालय की हमने फर्स्ट जो रेंज थी काराकोरम रेंज वो हमने पढ़ लिया। देन हमारे लद्दाख और जास्कर बच रही है, वो हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ जो हिमालय की जो 3 श्रृंखलाएं हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, उसके बारे में भी अगली कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नई कक्षा में आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।